ठीक है, अभी तक जो है पढ़ चुके हैं कि बेलस्थानिक सेल क्या होता है, और उसमें जो है पढ़े लवण सेतु के बारे में कि लवण सेतु क्या होता है और उसका क्या कार्य होता है। उसमें देखे हुए थे कि उसका जो फिगर था कुछ इस तरह का था। उसमें हम पढ़े थे किसके बारे में, डेनियल सेल के बारे में पढ़े थे। डेनियल सेल कौन होता है, जिसमें एक तरफ होता है जिंक सल्फेट का विलयन, एक तरफ होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक सल्फेट वाले विलयन में क्या होता है, जिंक होता है, और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर होता है। ये आपस में कनेक्टेड होता है किससे, तार से, और बीच में लगा होता है क्या, स्विच। ठीक है, और उसके बाद इसमें बीच में क्या लगा होता है, ये लगा होता है सॉल्ट ब्रिज, मतलब कि लवण सेतु। लवण सेतु में क्या भरा होता है, लवण सेतु में भरा होता है अगर अगर पेस्ट प्लस सॉल्ट भरा होता है, मान लो केसील भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें पढ़े हुए थे कि इसमें क्या अभिक्रिया हो रहा था कि जैसे ही इसमें परिपथ को बंद किया गया, स्विच को क्लोज किया गया, तो करंट डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, इधर मुड़ गया। इधर मुड़ गया मतलब क्या होता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि इस दिशा में क्या हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। अब इस दिशा में करंट जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गमन की दिशा है वो ठीक क्या होगा, इसके विपरीत होगा। इसकी विपरीत दिशा जो होगी इलेक्ट्रॉन के गमन की होगी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला था कि ये जिंक जो है, जिंक ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, बना रहा है जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके तार के द्वारा जा रहा है इधर, और इधर जाने के बाद क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर, कॉपर जाकर यहाँ पर जमा हो जा रहा है। लेकिन इन सब दौरान एक समस्या उत्पन्न हो रहा है कि इधर जिंक आयन की सांद्रता बढ़ते जा रही है और इधर बढ़ते जा रहा है सांद्रता किसका, सल्फेट आयन का। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आता है कौन, लवण सेतु, जहाँ पर ये टूट रहा है, बन रहा है K प्लस और Cl माइनस, K प्लस इधर जा रहा है, बना रहा है K2SO4, Cl माइनस इधर आ रहा है, बना रहा है ZnCl2, और इस तरह इसको उदासीनीकृत करने का कार्य कर रहा है। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए सब। आज देखना ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन देने का काम जिंक ही क्यों कर रहा है। इसमें और देखे थे कि जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्थ सेल, और जहाँ पर अवकरण हो रहा है उसको बोलते हैं अवकरण अर्थ सेल। जो ऑक्सीकरण जहाँ पर हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं एनोड, और एनोड पर कौन साइन होता है, माइनस की प्लस, माइनस। और कैथोड जो है इस पर होता है यहाँ पर प्लस चार्ज, और कैथोड किसे कहते हैं, जहाँ अवकरण हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रोड है, मान लो आता है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो धातु की जो छड़ है जिसका प्रयोग किया जा रहा है इसमें, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर है इसको क्या कहते हैं, कैथोड, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर यह इलेक्ट्रोड, मतलब जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब कुछ नहीं, धातु का छड़, तो ये जो धातु का छड़, जिंक का धातु का छड़ है, आखिर यही इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, कॉपर क्यों नहीं दे रहा है। आखिर क्या ऐसा बात है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर बात आता है विभव का, किसका बात होता है, विभव, इलेक्ट्रोड विभव। अब थोड़ा यहाँ समझना, ये समझने वाला बात है। इलेक्ट्रोड थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, लेकिन ध्यान देना, सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो अगर हम क्या करें कि अच्छा यहाँ पर जो जिंक है उसकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, और जो कॉपर है उसकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है इसको मापा जाता है किसमें, इलेक्ट्रोड विभव में। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति का मापन किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन विभव में होता है, इलेक्ट्रोड विभव में। अब उसमें अगर इलेक्ट्रोड कोई जो है वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, वाइल OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। तो ऑक्सीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाएगी अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने को बोलते हैं अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रॉन देने को कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लिख रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव, जल्दी लिखो। इलेक्ट्रोड विभव
इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने अथवा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहले लिखना ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। लिख दिए पहला ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ऐसे भी लिखो। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखना अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव जैसे कि लिखो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ऐसा मतलब सेट कर दिया गया है कि अगर हम इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे हैं तो मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, तो समझ लेना है कि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। अवकरण इलेक्ट्रोड विभव मतलब कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। मेरे ख्याल से ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, क्षारक क्या होता है, पहले बता चुके हैं। बताएं कि नहीं बताएं? बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अवकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं? अवकारक। क्या कहते हैं? अवकारक। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। मतलब जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है उसको, जैसे चलो देख लो फिर से, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 बन रहा है Zn प्लस Cu। तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन कितना है? 0। सल्फेट कितना आता है? -2। तो कॉपर कितना हो जाएगा? +2। यहाँ पर कितना है? -2 से कितना है? +2 से कितना है? 0। जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण।
जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है अवकरण। तो कॉपर का अवकरण किसके कारण हो रहा है, जिंक के कारण। तो जिंक को क्या कहेंगे, अवकारक। उल्टा होता है, बोलते हैं ना, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। वैसे ही जिंक का ऑक्सीकरण किसके कारण हो रहा है, कॉपर के कारण। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीकरण, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव, तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। अब देखो, अब इसमें होगा क्या, अभी तो ये बात अधूरा ही रह गया कि आखिर जिंक क्यों दे रहा है, कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर बात ये है कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव बोल रहे हैं तो कौन सा प्रवृत्ति दिमाग में आ रहा है, ऑक्सीकरण की अवकरण। देखो इलेक्ट्रोड विभव अवकरण, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कॉपर से कम होता है। देखो जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो होता है -0.76, ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन इसको याद नहीं करना है, हमको याद बता देना है। जिंक का कितना होता है, -0.76। कॉपर का होता है +0.34। तो बताओ ज़्यादा किसका हुआ, मत बोलना जिंक का, माइनस में ना है, ज़्यादा किसका है, कॉपर का है। कॉपर का ज़्यादा है, जिंक का कम है, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब जिंक कॉपर का जो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है वो जिंक से ज़्यादा है, इसीलिए जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान अलग अलग सांद्रता पे और अलग अलग तापमान पर अलग अलग होता है, इसलिए तापमान को फिक्स रख के 298 केल्विन तापमान फिक्स रख के, मतलब वो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सांद्रता को फिक्स रख के 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता रख के इलेक्ट्रोड विभव को निकाला जाता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये निकाला गया 298 केल्विन तापमान पर और 1 मोलर सांद्रता पर और साथ में 1 बार प्रेशर पे, दाब पे। तो ये जो मानक स्थिति बोलते हैं इसको, कि ये मानक स्थिति है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो मानक स्थिति में जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं उसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और उसका सिंबल होता है E0, इसका सिंबल होता है E, इसका सिंबल सिंपली क्या होता है E, और मानक इलेक्ट्रोड विभव सिंबल क्या होता है E0। लिखना इसमें तो इलेक्ट्रोड विभव लिखे, इलेक्ट्रोड विभव को E से निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव को E से निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव को E से निरूपित किया जाता है, इलेक्ट्रोड विभव को E से निरूपित किया जाता है। लिख रहे हो मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ लिख रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो जब किसी इलेक्ट्रोड का विभव, जब किसी इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव मानक स्थिति जैसे, मानक स्थिति जैसे, मानक स्थिति जैसे 298 केल्विन तापमान, जैसे 298 केल्विन तापमान, कॉमा 1 मोलर सांद्रता, ऐसे लिखे तो लिखना 1 और कैपिटल M, 1 मोलर सांद्रता तथा 1 बार प्रेशर पर ज्ञात किया जाता है, तथा 1 बार प्रेशर पर, मतलब दाब पर, 1 बार दाब पर ज्ञात किया जाता है, 1 बार दाब पर ज्ञात किया जाता है। बार क्या होता है, मात्रक होता है दाब का।
एक बार दाब पर ज्ञात किया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से निरूपित किया जाता है। ऐसे इसे ई नॉट से निरूपित किया जाता है। इसे ई नॉट ऐसे लिखा ना, ई नॉट से निरूपित किया जाता है। लिख लिया। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो कि ऐसे क्या है कि हर एक तापमान पे इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होगा, हर एक सांद्रता पर अलग अलग होगा। इसीलिए क्या किया गया है, एक निश्चित तापमान रख के और एक निश्चित सांद्रता रख के, निश्चित दाब रख के इलेक्ट्रोड विभव निकाल दिया गया। उसी को बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोड विभव वो सब मानक इलेक्ट्रोड विभव ही रहेगा। तो अगर मान लो कि ऐसा हो जाए सांद्रता 1 मोलर नहीं हो या तापमान 298 केल्विन नहीं हो, तब कैसे निकलेगा इलेक्ट्रोड विभव? तो उसके लिए फॉर्मूला है, समीकरण है, तो आगे देखा जाएगा। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे मानक स्थिति में। मानक स्थिति मतलब क्या होता है कि 1 मोलर सांद्रता, 298 केल्विन तापमान और 1 बार दाब, उस पर जो निकाला जाता है इलेक्ट्रोड विभव, उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिंक का कितना है -0.76 और कॉपर कितना है +0.34। मतलब कॉपर की जो इलेक्ट्रोड विभव है वो जिंक से ज़्यादा है और इसीलिए कॉपर अच्छा इलेक्ट्रोड विभव कौन सा है और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक किसकी है? कॉपर की, और कम किसकी है? जिंक की। इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब मान लो कि कॉपर है और हम ले हैं Ag, तो Ag का इलेक्ट्रोड विभव होता है +0.80 होता है। ठीक है, कितना होता है? +0.80। तब इसमें देखा जाए इन दोनों में मान लो कि हमको कॉपर और Ag को लेकर सेल बनाना हो, ठीक है, तो अब इसमें से बताओ कि कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा? तो जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम है वो क्या बनेगा? एनोड, और जिसका ज़्यादा है वो क्या बनेगा? कैथोड। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा और Ag क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जिसको भी एनोड बनाया जाता है उसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव। एनोड पर यहाँ माइनस चार्ज होता है ना, समझ जाओ ऐसे ही कि उस तरह उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और जिसको बनाया जाता है कैथोड उस पर कौन चार्ज हो जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। उसी में लोग गोल्ड आ जाए अगर, तो गोल्ड का होता है 1.04। तो अब अगर गोल्ड में इसको बनाना है तो अब कौन कैथोड बनेगा? कैथोड बन जाएगा गोल्ड और ये बन जाएगा एनोड। मतलब कि फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है किसका ज़्यादा है। जैसे कि मान लो लिथियम लिया जाए तो लिथियम होता है -3 पॉइंट समथिंग होता है, सबसे कम जो है लिथियम का होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो इस केस में लिथियम क्या बन जाएगा और जिंक क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाला गया है। अब यहाँ पर क्या है कि सबको निकाला क्या है? किसके समक्ष में? आखिर मान लो कि प्लस है 0.80, तो किसके सापेक्ष प्लस है? तो हाइड्रोजन के सापेक्ष। देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है इसको माना जाता है 0। क्या माना जाता है? 0। अब जिसका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से ज़्यादा है उसका प्लस होता है, और जिसका हाइड्रोजन से कम है उसका माइनस होता है। तो इसको हम माइनस इसलिए कर दें, एक्चुअली इसका होता है +0.34, क्योंकि इसको हम जब हाइड्रोजन सापेक्ष निकालेंगे तो हाइड्रोजन से इसका ज़्यादा है, इसका होता है +0.34। लेकिन जब इसको हम Ag के समक्ष करेंगे तब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि Ag के साथ करने पर ये माइनस हो जाएगा। कॉपर इसको जनरली जब लिखा जाता है हमेशा लिखा जाता है हाइड्रोजन के सापेक्ष। मतलब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसमें तापमान फिक्स है, सांद्रता फिक्स है, और साथ में निकाला क्या? किसके सापेक्ष है? हाइड्रोजन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। जिसका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा उसका पॉजिटिव वाला होगा, और जिसका कम होगा उसका नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव होता है। खासकर हम लोग बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का। और जब अलग अलग इलेक्ट्रोड को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में सजाया जाता है तभी पूरा एक श्रेणी मिलेगा, सीरीज मिलेगा। उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं उसको? तो लिख के
वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये क्या होता है, तो अभी हम बताए हैं कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोड को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में सजाएंगे। बहुत सारी किताब में बढ़ते क्रम में रहता है, बहुत सारे में घटते क्रम में रहता है, लेकिन हम लोग घटते क्रम में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में घटते क्रम में दिया हुआ है। तो घटते क्रम में सजाएंगे तो बताओ सबसे ऊपर इसमें किसको लिखेंगे, गोल्ड को, फिर किसको लिखेंगे एजी को, फिर किसको लिखेंगे कॉपर को, फिर हाइड्रोजन को, फिर जिंक को। हाइड्रोजन का जीरो होता है। अब जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसका पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन से नीचे है सबका नेगेटिव। जो हाइड्रोजन से नीचे है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन से कम है तो नेगेटिव, जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो उसका हाइड्रोजन ज़्यादा है तो पॉजिटिव। लिख रहा है जब विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को विभिन्न इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते क्रम में सजाया जाता है। घटते क्रम में सजाया जाता है। घटते क्रम में सजाया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। समझे कुछ? इधर इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड के घटते क्रम में सजाएंगे तो जो श्रेणी मिलेगा ना, अब देखो चाहे थोड़े होता है, जितने एनसीईआरटी में पूरा एक दिया हुआ है लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बस हम एग्जाम्पल के लिए बताएं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में पूरा एक सीरीज दिया हुआ है, तो जो पूरा श्रेणी मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो अब बात है कि इसकी क्या उपयोगिता है। एग्जाम में आता है 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं एवं इसकी क्या उपयोगिता है। तो किसे कहते हैं तो लिख लिए, अब लिखो उपयोगिता, समझाते हैं। लिखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता सुनो पहला कुछ लिख लेते हैं, इतना हम लोग को याद है, ठीक है। कौन कौन होता है, गोल्ड, फिर कौन होता है मरकरी, फिर किसको लेते हैं कॉपर को, फिर किसको लेते हैं हाइड्रोजन को, फिर जिंक को, उसके बाद लेते चले जाएंगे। पहला उपयोगिता क्या है कि इसके हेल्प से हम जो है ऑक्सीकारक और अकारक को पहचान सकते हैं। किसको? जो जितना ही नीचे होगा वो अपने ऊपर वाले की तुलना में बताओ उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रबल ऑक्सीकारक होगा कि अकारक होगा? अकारक होगा, ठीक है। जितना ही नीचे होगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, मतलब सामने वाले को उतना ही तेज वो रिड्यूस कर सकता है, अवकृत कर सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग वो अकारक होगा। और जितना ही ऊपर होगा उतना ही प्रबल क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो ये पहला चीज हो गया कि मान लो दिया हुआ है ए और बी, और दिया हुआ है रासायनिक श्रेणी में ए ऊपर है और बी नीचे है, उसे कि कौन ज़्यादा अच्छा अकारक है, तो बी, या कौन किसको अवकृत कर देगा, तो बी ए को अवकृत कर देगा, ठीक है। क्योंकि बी के जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है ए के तुलना में, तभी ना वो नीचे है।
ये जो पहला बात हुआ लिख लो। विभिन्न इलेक्ट्रोड के उपयोगिता में पहला रखे विभिन्न इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकारक एवं अकारक क्षमता के तुलनात्मक अध्ययन में ऑक्सीकारक एवं अकारक क्षमता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऑक्सीकारक एवं अकारक क्षमता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हो गया। सेकंड देखो, जो नीचे है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक है, मतलब वो अपने ऊपर वाले धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है Zn+CuSO4, बोला जाए बताओ ये अभिक्रिया यहाँ बन रहा है Zn+SO4+Cu, पूछा जाए बताओ ये अभिक्रिया सही है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो जिंक पर कितना है 0, सल्फेट पर कितना है -2, कॉपर पर कितना है +2, यहाँ पर कॉपर कितना है 0, -2 और +2। तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये सही बात ऐसा हो सकता है क्योंकि जिंक नीचे है और कॉपर ऊपर है। लेकिन मान लो अगर यही अभिक्रिया ऐसे लिखा होता Zn+SO4+Cu और इधर लिखा होता CuSO4+Zn, तो क्या ये अभिक्रिया सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है कॉपर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि जो नीचे वाला धातु है वो अपने ऊपर वाले धातु को उसके लवण से, ये क्या है लवण है, साल्ट है, उसके लवण से विस्थापित कर सकता है, जबकि ऊपर वाला अपने नीचे वालों को विस्थापित नहीं कर सकता है। मतलब इस श्रेणी की मदद से हम किसी भी अभिक्रिया को पता लगा सकते हैं कि वो अभिक्रिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझे। इस श्रेणी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया संभव है या संभव नहीं है। जैसे ये अभिक्रिया संभव नहीं है क्योंकि इसमें जिसको विस्थापित करना है वो ऊपर है। संभव तभी हो पाएगा कि जब विस्थापित करने वाला नीचे हो और जिसका विस्थापन हो रहा हो लवण से वो ऊपर। लिखना सेकंड इसका एप्लीकेशन। इस श्रेणी की मदद से हम विभिन्न अभिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं कि वह अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, संभव है अथवा नहीं। लिखना है इसी में, यदि विस्थापित करने वाला धातु लवण वाले धातु से नीचे स्थित है, बताओ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? विस्थापित करने वाला जो लवण धातु है उससे नीचे है, तो कर पाएगा विस्थापन कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। नीचे स्थित है तब अभिक्रिया संभव होगी, अन्यथा नहीं।
तीसरा उपयोग, देखो तीसरा उपयोग इसका ये है कि इस श्रेणी की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी जो इस श्रेणी में पता कर सकते हैं कि कोई भी जो धातु है जब वो किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या मान कर सकते हैं कि कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कि मान लो दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इससे अभिक्रिया करेगा तो बताओ हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जिंक नीचे है। समझते तो सेकेंड वाला का ही ये मतलब इसको उसी का एक मॉडिफाइड रूप है कि ये जिंक नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Zn प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर अभिक्रिया मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा? नहीं, तो अभिक्रिया ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो मतलब इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी धातु अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जिस भी धातु का E0 वैल्यू मतलब कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव निगेटिव होगा, ऋणात्मक, अगर वो अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि निगेटिव मतलब नीचे है ना। और जिसका भी पॉजिटिव होगा और वो अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो लिखो थर्ड। इस श्रेणी की मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि कोई धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करेगा, कोई धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा अथवा नहीं। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा अथवा नहीं। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा अथवा नहीं कि जब कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन इसी प्रकार से करके यदि अम्ल से अभिक्रिया करने वाले धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा तथा यदि लिख लो E0 का मान, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, तथा यदि E0 का मान धनात्मक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। धनात्मक है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। समझ गए? तो ये था इलेक्ट्रोड विभव का कहानी। इलेक्ट्रोड विभव का कहानी तो खत्म हुआ।
लेकिन एक दो कहानी और है इसमें, विभवांतर और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत बल। देखो विभवांतर क्या होता है, तो जब कोई भी जो सेल है, कौन सा सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनका जो विभव का अंतर है उसको कहते हैं विभवांतर। ठीक है, देखो नाम से ही है ना, विभवांतर, विभव का अंतर, तो विभव का अंतर है तो क्या कहते हैं, विभवांतर। लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर है उसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। क्या कहा जाता है उसको, ठीक है। देखो ये एक कह सकते हैं मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब कि गलत नाम है, नाम में इसके बल है लेकिन इसमें बल वाला कोई चीज़ नहीं है, ये विभव का अंतर है, ठीक है, मतलब गलत नाम दे दिया गया, गलत चीज़ को। अब क्यों दिया गया है, इसका जवाब जो दिया है वहीं रखे बताएगा, किताब में दिया है तब पढ़ें कि विभवांतर विद्युत वाहक बल क्या है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रहा हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। शॉर्ट में क्या कहते हैं, EMF, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, वी वाह, ठीक है, विद्युत वाहक। देखते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। गलत चीज को गलत नाम दिया गया है, इसमें बल वाला कोई चीज नहीं है, ये विभव का अंतर होता है। जब धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसको विभवांतर कहते हैं, और जब प्रवाहित नहीं हो रही हो तो उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF कहते हैं। देखो जब वैद्युत रासायनिक सेल में वैद्युत रासायनिक सेल में जब वैद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो उसके इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को